दोस्तों जी, हमें हूं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं लेके आया हूं आज के कुमार जी को फिर से हमारे चैनल पे, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कईयों को जो है वो न्याय दिलाते हैं। आज हम बात करेंगे विष्णु तिवारी की, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। यदि आप इसको फास्ट फॉरवर्ड या इस तरह से करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं और मानव अधिकार के तहत क्या होता है। जैसे विष्णु तिवारी सर, विष्णु तिवारी ने जो है वो 20 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुआ। यहाँ पे कहा जाता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा, जैसे बोलते हैं जस्टिस डिनाइड इज डिनाइड, या जो देर से मिला न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। बिल्कुल, वो चरितार्थ होता है। तो जो वो शब्द आपने कहा कि चाहे हजारों दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होती, लेकिन दूसरा उसका ये भी एक दूसरा रूप है कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। हमारे देश में जस्टिस मिलने में टू मच लेट होता है। इसका कारण यहाँ पे है, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या कारण है। इस पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि क्यों डिले होता है, क्यों उनको 20 साल जेल में रहना पड़ गया और 20 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं है और उनके ऊपर कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं बनाई गई, ऐसा कोई लॉ नहीं फैब्रिकेट किया गया जिससे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, फर्जी केस बना देते हैं, कोई लोग फर्जी केस बनवा देते हैं, उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई गई ताकि लोग को शिक्षा मिले। तो इसका मेन कारण क्या होता है हमारे यहाँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ कोई खबर आती है कि फलना जगह मर्डर हो गया, तो सबसे पहले पुलिस जाती है और वो डिपेंड करता है कि किस लोगों का मर्डर हुआ। अगर किसी गरीब का मर्डर हुआ तो उसका टांग हाथ पकड़ते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं और उसको पोस्टमार्टम में भेज देते हैं। फिर लास्ट में उससे देखा जाता है कि इसका दुश्मन कितने थे, लास्ट किसका कॉल आया और लास्ट में किसके साथ घूमते देखा गया। उनको पकड़ते हैं, उल्टा लटकाते हैं, पीटते हैं और एक दोषी उसी में से फिक्स कर देते हैं। वो कोर्ट चला जाता है। फिर कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल में वो साबित नहीं कर पाते कि एक्चुअल किसको आपने रियल क्रिमिनल को पकड़ा या आपने निर्दोष को पकड़ लिया। और ये जो लीगल डिलेज, मतलब जो कोर्ट में डिले होता है, वो निर्दोष अननेसेसरी 10 साल 20 साल, जो आपने अभी एग्जांपल दिया विष्णु तिवारी का, इसी तरह के बहुत सारे केसेस हैं। अभी हम लोगों ने भी लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जिसने अपने जो उसके धारा इम्पोज किया गया उसका अगर उसने 50% अंडर ट्रायल में एक्सपेंड कर लिया है तो उसको आप पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दें, लेकिन पर्सनल बॉन्ड पे भी उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। इस चीज का भी इग्नोरेंस होता है। तो टोटली हम लोगों के यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको गवर्नमेंट ट्रेंड नहीं करती, उनको ज़्यादा इक्विप्ड नहीं करती, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज उनके ऊपर नहीं देती। फॉरेन में जनरली क्या रहता है कि जैसे हत्या का खबर आया तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम पहुँचती है, एम्बुलेंस पहुँचती है कि शायद हम उसमें कोई अगर जीवन की संभावना है तो हम उसको बचा लें। दूसरा लेयर आता है उनका फॉरेंसिक टीम का, जो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं और उसके बाद ताकि कोई भी एविडेंस हैम्पर टेम्पर ना हो। उसके बाद वीडियो फुटेज है, स्टिल फोटोग्राफी, अभी वीडियो फुटेज में भी 3D फुटेज आ गया कि कितना गहरा जख्म है, कैसा जख्म है, वो सब कवर करते हैं उसमें। इवन की पोस्टमार्टम में भी वीडियो फुटेज बनाया जाता है कि कल को अगर कोई विवाद हो तो हम उससे कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकें। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी फॉरेंसिक या साइंस और टेक्नोलॉजीज के बेस पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं होता है, जिसके कारण जो है निर्दोष भी फंस जाते हैं और दोषी भी बच जाते हैं। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, हमारे यहाँ कंट्री में ये लाना चाहिए, इस तरह का फैसिलिटी लाना चाहिए। और जब भी वहाँ पे देखा गया है कि किसी भी सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है तो पुलिस पहले उनको ह्यूमन राइट्स उनकी बताती है कि आप चाहे मेरे सवाल का जवाब दें, चाहे ना दें, चाहे तो बीच में छोड़ दें, चाहे तो आप अपने एडवोकेट को भी बुला लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आप हमको कोऑपरेट नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कोऑपरेट नहीं करते, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए नेगेटिव जाएगी कोर्ट के व्यू में। तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि आपके साथ क्या किया जाए। और ऑडियो और वीडियो, जब भी हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन होता है, इंट्रोगेशन होता है, तो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पीसी लिया जाता है, फिर उस पर 3rd डिग्री की जाती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अभी ऑर्डर देना पड़ा कि ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन में अंदर हर जगह CCTV होनी चाहिए। और
24 आवर पुलिस कस्टडी में रहने का मतलब ही है थर्ड डिग्री, क्योंकि वो जनरली रात को ही टॉर्चर करते हैं, जबकि रात को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। उसका नेचुरल जो राइट्स है वो अप्लीकेबल होता है राइट में, उनको सोना चाहिए, उनको जो भी रात का जो हक है उसको आप कर्टल नहीं कर सकते अपने इंट्रोगेशंस में। तो यहाँ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो लोग एफर्ट मतलब ज़्यादा पैसा दे के एडवोकेट रखते हैं वो केस जीत जाते हैं। जिनके पास कम पैसा रहता है वो उनके केस का परसेंटेज उठा के देखेंगे तो उनके वकील केस हार जाते हैं। कोर्ट को भी इस चीज़ का एक सिस्टम बनाना चाहिए, स्टार मार्किंग देना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि हाईली पेड वकील कितना जीतते हैं। लेकिन सर फ्री में भी तो वकील अवेलेबल करते हैं। हाँ, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो फ्री लीगल एड फ्री लीगल एड भी दी जाती है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि हम लोग एनजीओ चलाते हैं, हम लोगों के पास गरीब लोग ज्यादातर आते हैं, हम लोग उनको कभी प्रेफर नहीं करते कि आप फ्री एड वाले एडवोकेट को जाइए, क्योंकि वो हम लोगों का देखा गया है कि वहां पर भी जाने से साइड में ले जाके वकील बोलते हैं हमको पैसा देना पड़ेगा, हमको पैसा देना पड़ेगा। और आप डेटा निकालिए, हम तो कहते हैं कि कोर्ट को भी चाहिए इस तरह का डेटा निकालना कि ABC कैटेगरी के वकील, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के वकील क्यों केस हारते हैं, क्यों ज्यादा केसेस हारते हैं। उसका 2 रीजन, उनको पैसा नहीं देते तो वो केस में इंटरेस्ट नहीं लेते, केस हार जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ कितना फीस दिया जाता है, कितना देना चाहिए, इसका कोई पावती रिसीट नहीं होता है, कोई रिसीट एडवोकेट देता नहीं है। बहुत बड़े बड़े लॉ फार्म होते हैं जिनको चेक से पेमेंट दिया, वो व्हाइट का अलग ब्लैक का अलग हो जाता है हमारे यहाँ। ये फैक्ट है, ये कोर्ट के भी नजर में है जो हम बात बोल रहे हैं। तो इस चीज का भी एक होना चाहिए कि रिसीट देना जरूरी है। जिस तरह से हम पिटिशन फाइल करते हैं उसमें सारे पेपर लगाते हैं, तो लास्ट में एक पेपर ये भी लगना चाहिए कि वकील का कितना फीस है और कितना फीस हमने दे दिया, कितना ड्यूज है। दूसरी बात कि जो परसेंटेज ऑफ कोर्ट का हारना, एक स्टार मार्किंग हर एडवोकेट का होना चाहिए। वो जजेस को डिसाइड करना चाहिए कि हर केस में उनका प्ली कोर्ट के सामने कैसा था, उन्होंने किस तरह से बहस किया, किस तरह से कोर्ट में के सामने पेश किया केस को। ये सब चीजें होने से, उनका स्टार मार्किंग मिलने से हम लोगों को या कॉमन पीपल्स को ये देखने में आसानी हो जाएगी कि कौन कितना केस एडवोकेट जीत रहा है। तो जनरली एडवोकेट के चक्कर में भी लोग पढ़ करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, यहाँ पर पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में दिया है कि 60% केसेस में देखा गया है कि पुलिस ने फर्जी केस बनाई है सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट में। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने नवी मुंबई महाराष्ट्र के बेलापुर पुलिस स्टेशन का केस हमने उठाया था। पुलिस ने फर्जी केस बना दिया, वो धाराएं लगा दी 10 लोगों पे जिसमें उनको सजाए मौत होती, जो टोटली फेक फोर्ज निकला। उसके तुरंत बाद 23 तारीख को बेलापुर सेम पुलिस स्टेशन में एक और केस बनाया, एक शिपिंग एजेंट का, रिक्रूटमेंट एजेंट के ऊपर 420 406 ये लगाया, जो भी फर्जी साबित हुआ। और पुलिस ने तोड़पानी की, उससे पैसे लेन देन किए, दोनों केसेस में लेन देन किया। एक में तो हम लोगों ने अपोज किया तो जाके वो धाराएं हटाई गई, और फिर जो इसने केस किया था फर्जी, उस केस वो आपके कोर्ट में बोलता है कि हमने ऐसा केस ही नहीं किया था, हमने ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं दिया था। जबकि ये प्रोविजन है लॉ में कि अगर किसी ने झूठा एफआईआर किया है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं बनाती है, क्योंकि पुलिस पैसा लेके उसका झूठा केस बनाती है, तो उसके ऊपर झूठा केस बना नहीं सकती। इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको बेलापुर पुलिस स्टेशन का दिया कि 2 केसेस अभी रिसेंटली हुआ है और दोनों में हमने देखा है कि झूठा केस बनाया गया। इस तरह के हर पुलिस स्टेशन में इस तरह का कमोबेश काम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 60% की बात बोल दी, और ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात है, जब सीसीटीवी लगाया जाता है, सीसीटीवी का फुटेज नहीं देते पुलिस वाले। कितने, हमने भी एक फुटेज मांगा, इवन अपील में ऑर्डर भी हुआ, उसके बाद भी वो फुटेज नहीं देते हैं, बोलते हैं 15 दिन में निकल गया, कोई बोलते हैं 10 दिन में। उसका भी एक पैरामीटर होना चाहिए कि इनका वो हर 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद उसका बैकअप स्टोर रखना चाहिए, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो लोगों को मिले। और हमारे यहाँ लोअर कोर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है बॉस कि हमारा नंबर 1 राइट्स जो है, राइट टू फ्रीडम्स, हमको एक रोटी कम मिलेगा चलेगा, लेकिन हमको अगर कोई गुलाम बना ले वो नहीं चलेगा। तो राइट टू फ्रीडम्स जो होता है वो नंबर 1 हमारा राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है। उसको कर्टल करने में कोई अकाउंटेबल नहीं है, ना जांच एजेंसी अकाउंटेबल है, ना कोर्ट अकाउंटेबल होती है। वो तुरंत पीसी देती है, पीसी के बाद जेसी कर देती है। ईच एंड एवरी केस में जेल भेज देना, ठीक है, पीसी एक प्रोसेस है, लेकिन उसको तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए कि उसको हम जेल पे से रिहा करें। अगर उसको जरूरत नहीं है कि अननेसेसरी वो कोर्ट के जगिंग में जाता है, फिर उसको 25-50 हज़ार रुपए एडवोकेट को दो, एडवोकेट भी 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, कभी कभी 50-50 दिन, महीना। जो आदमी गरीब है, जो आदमी डे टू डे कमा के अपने और अपने घर वाले को चलाता है, वो या तो जेल में जाके क्रिमिनल बन जाएगा, या वो फिर निकल के आत्महत्या कर लेगा। उनके परिवार रोड पे बिखर जाते हैं, लोग आ जाते हैं। तो एक तरह से ये क्रूएल्टी है, ये हम लोग बोलते हैं इसको
जुडिशियरी क्रूएल्टी बोल लीजिए या लीगल क्रूएल्टी बोल लीजिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए कि कौन सा आईओ केसेस ज्यादा लूज किया है, अगर स्टेट के खिलाफ केस गया है वो, उसका प्रमोशन पे रोक लगाना चाहिए, उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। आइदर वो लॉ के बारे में जानते नहीं है, आइदर उनका क्वालिफिकेशन कम है। और दूसरी बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे इस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। फॉरेन से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई है साइंस में कि जो केस को सॉल्व करने में मदद करता है, वो चीज अडॉप्ट करना चाहिए यहाँ पे। और हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स जो है ना, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो फॉरेन्स में है, वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए कि अगर गलत तरीके से एक आदमी 1 सेकंड भी अगर कस्टडी में रह गया तो उसका हेवी पेनल्टी होना चाहिए, ताकि अभी जैसे ये 20 साल जेल में रह लिया, यूएस वगैरह में फॉरेन में है, तो फॉरेन में इस तरह का हेवी पेनल्टी लगता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के और स्टेट के ऊपर, कि इस तरह का काम होता नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, आप 100 साल रह लीजिए, 20 साल रह लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ना कोर्ट को फर्क पड़ता है, ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फर्क पड़ता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हमको अपने गुलामी का याद दिलाता है। समझिए आज हम कहने को आजाद भारत में है, लेकिन हम गुलाम है। अगर हमारी इस तरह से व्यवस्था में हम जी रहे हैं कि जहां पे हमारा ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे कभी भी हम लोग इस चीज को खतरा में, हम कॉमन पीपुल्स खतरे में पड़ सकते हैं कि कोई कभी भी 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल फ्री में जेल रह के आ जाएगा और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। वो समय चाहे आप हजारों करोड़ दे दीजिए, किसी का लाइफ का 1 सेकंड भी आप बैक वापस नहीं ला सकते, उसकी वो जिंदगी वापस नहीं दे सकते। तो इस चीज को बहुत डीपली सोचना चाहिए, बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय लॉ मिनिस्ट्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, स्टेट से इस बात की मांग करते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको लाया जाए, हमारे आईओएस को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड किया जाए लॉ के बारे में, क्योंकि लॉ वो केस फिट कर देते हैं कोई भी फर्जी, उसका कॉम्प्लायंस वो दे नहीं पाते, जो कोर्ट में केस हार जाता है, स्टेट हारता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर भी उनके कैरियर में दाग लगाना चाहिए। वो प्रमोशन में जब उनको प्रमोट किया जाता है तो इस बात को देखना चाहिए कि उन्होंने कितने केसेस में इन्वेस्टिगेशन किए और कितने में स्टेट हारी। और दूसरी बात, कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि कौन एडवोकेट केस कितना हार रहा है और कितना जीत रहा है, उसका स्टार मार्किंग होना चाहिए, ताकि एडवोकेट कल को अपना स्टार मार्किंग अपडेट करने के लिए ईमानदारी से केस लड़े। जी 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 जी। तो विष्णु तिवारी के लिए के ऊपर 1-2 लाइन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ ये बोल सकते हैं कि विष्णु तिवारी हमारे यहाँ जो तालिबानी व्यवस्था है कानून की, न्याय की, उसके शिकार हो गए। वो सिवाय हम संवेदना व्यक्त करने के अलावा इस देश में उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रोविजंस नहीं है। अब उनको हम मुआवजा दिलाने के लिए फिर कोर्ट में केस फाइल करो, फिर लाखों रुपया वकील को दो, फिर सालों साल समय लगाए। चूंकि हमारे यहाँ केस की पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, इतनी लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर केस पेंडेंसी है। हमारे यहाँ जजेस की कमी है, हमारे यहाँ और ज़्यादा कोर्ट्स बनाने जाने चाहिए, वो कोर्ट्स की कमी है। कोर्ट्स को भी ये एक ड्यूटी बॉन्ड रखना चाहिए कि डेट पे डेट क्यों करते हैं आप, इतना लंबा डेट पे डेट क्यों करते हैं, शॉर्ट टाइम में क्यों नहीं फर्निश किया जाता। जब चार्जशीट सबमिट हो गई तो उसके बाद इतना लॉन्ग पीरियड क्यों लगाया जाता है। अगर इतना लॉन्ग पीरियड आप लगा रहे हैं तो जो आदमी जेल में है उसको आप रिलीज करिए, रिलीज करने के बाद आप अपना डेट पे डेट लेते रहिए। लेकिन जेल में रह के डेट पे डेट, इसी तरह का जो विष्णु तिवारी, ऐसे कितने विष्णु तिवारी अभी भी जेल में पड़े हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं, जो बेगुनाह है या अंडर ट्रायल है, जिनका अभी तक ट्रायल फिनिश नहीं हुआ। बेगुनाह तो हम नहीं बोल सकते, अभी वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल क्योंकि उनका डेट पे डेट, तो उनका भी राइट्स है कि अगर आप केस का, जैसे आपने बोला ना कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड, अगर आपका डिले हो रहा है जस्टिस में तो आप डिनाई मत करिए, उसको आप कोर्ट से छोड़ दीजिए और वह आएगा अपना डेट देगा। आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप पर्सनल बॉन्ड पे, हमने अभी आरटीआई से मांगा, लेकिन आरटीआई का जवाब भी प्रॉपर नहीं देते। अभी हमने तलोजा जेल से मांगा, जेल आईजी से मांगा, वो घुमा रहे हैं, ये वो लेटर, इसमें जाओ, उसमें जाओ, अपील में जाओ, फाइनल अपील में जाओ, ये जाओ। तो इस तरह के जगलिंग हर जगह है, डेट पे डेट। हमारे यहाँ ह्यूमन वैल्यूज जीरो है। तो सर, हमारे दर्शकों को आप क्या एक छोटी सी राय देना चाहेंगे जो किसी न किसी तरह से किसी तकलीफ में फंस जाते हैं? देखिए, कोशिश तो हम लोग है बहुत, मतलब हम लोगों का स्तर बहुत छोटा है, तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय दिला सकें। अगर इस तरह के कोई षड्यंत्र में पड़ गए हैं कि लीगल जगलिंग में अगर फंस गए हैं तो कांटेक्ट करें, हम लोग कोशिश करेंगे उनको जस्टिस दिलाने के लिए। लेकिन सिर्फ ये हमारे
छोटे से एनजीओ के लिए बलबूते की बात नहीं है। हम जब तक इसमें जन सैलाब और जन क्रांति इस फील्ड में नहीं आएगी तब तक हम लोग अपने आप को गुलाम समझिए, इस व्यवस्था का गुलाम। जो ये लीगल व्यवस्था बनाई गई है, जो जगलिंग बनाई गई, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, पुलिस हो, अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, हम लोग यूं ही थपेड़े खाते रहते हैं। बड़े बड़े लोगों को मिनटों में जेल से बेल मिल जाता है, गरीब लोगों को बेल नहीं लगता। बड़े लोगों पे रेप का आरोप लगता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है। गरीब के ऊपर रेप का आरोप लग जाता है तो पहले जेल भेजा जाता है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अभी आप 2-3 मिनिस्टर्स का भी देखे होंगे कि उनके ऊपर इससे चार्जेस लगे। सच है या झूठ है वो बात की बात है, लेकिन पुलिस क्या बोलती है कि हम कोई भी कार्रवाई करेंगे पहले उस पर हम उनका इंक्वायरी कर लेंगे। वहीं एक गरीब को उठा लीजिए, जैसे आप विष्णु का देखें, इसके ऊपर आरोप लगा, इसको 20 साल डाल दिया गया। इसमें वो अडॉप्ट नहीं किया गया कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर उसको अरेस्ट करेंगे। अभी आपने देखा ना हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स का नाम आया था, उसमें कहाँ वो अरेस्ट हुआ, कहाँ उनको बुलाया गया, कहाँ उनको पूछा गया। तो हमारे यहाँ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। वीआईपीज के लिए लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग है। अच्छा सर, गरीबों के लिए अलग है इम्प्लीमेंटेशन। सर आपने एक बहुत ही बड़े बिल्डर, बड़े नामी बिल्डर को अंदर भिजवा दिया और उसने बहुत जो किया था वो उसके सजा उसको मिली, तो उस पे क्या? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि जाके गुनाहगार, लॉ ये बोलता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुनाहगार चाहे कितना बड़ा हो, जो गुनाहगार चाहे कितनी पहुंच वाला हो, अगर लड़ने वाला श्रद्धा से, डिवोशन से अगर लड़ाई लड़ता है उनके गुनाह के खिलाफ, तो गुनाह का सजा तो हर व्यक्ति को मिलता है। ये तो मतलब हमारे यहाँ अपने धर्मों में भी कहा गया है कि गुनाहगार कभी बचता नहीं है। और भगवान के घर में, हाँ, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं होता। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि कोई आदमी, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो कोई हो, जब वो गुनाह करते हैं और लड़ने वाला अगर श्रद्धा से उनके लिए लड़ता है तो उनको उनके गुनाह का सजा मिलता है। मैं यही कहूंगा कि कानून ने अपना काम किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो दर्शकों, ये थे कि कुमार जी। चलते हैं। आपको इस तरह की वीडियोस और जागृति वाले यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं आपने पूरा देखा होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखा होगा। यदि आपने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है तो आपको से रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर से देखिएगा जब आपको समय मिले। जब भी आपको समय मिले आप तब देखिएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। और दूसरी बात, आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि जनता जो है वो जागरूक हो सके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपने अधिकारों के प्रति हक की लड़ाई लड़े। ये हक की लड़ाई है, इसमें आपको किसी के सामने कटोरा लेके भीख नहीं मांगना है। ये आपके लिए फाइट है, लड़ाई है। हक की लड़ाई के लिए कभी भी सर किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। आप लड़े, हम लोग जितना सहयोग कर सकते हैं हम करेंगे, मार्ग बताएंगे आपको, आप मार्ग पे बढ़िए। लीगल अवेयरनेस हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। तो फाइट फॉर राइट। चलता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।